हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा द सक्सेस एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी बहुत जोरों से चल रही होगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट ग्रुप डी बैच, जिसमें हम क्वेश्चंस की हेल्प से आपकी तैयारी को बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे और आपकी इस एंटायर सिलेबस का पूरा एक क्विक रिवीजन कुछ ही बचे हुए महीनों में पूरा करा देंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ मिलके अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। हम अपने इस बैच में ग्रुप डी के सिलेबस पे आधारित सारे क्वेश्चंस को उठाएंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही नहीं बल्कि आपकी अन्य आगामी परीक्षाएं लाइक उत्तर प्रदेश पुलिस और जिसमें भी सामान्य अध्ययन आता है उन सब परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो कृपया करके आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। थैंक यू। अभी एक काम और कर दीजिए, लगे हाथे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की इस सीरीज का पहला लेक्चर और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का ताप किस यंत्र से नापा जाता है। तो सूर्य का ताप नापने के लिए एक स्पेशल डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पायरोमीटर। जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरोमीटर। आइए देखते हैं पायरोमीटर देखने में कैसा होता है। तो पायरोमीटर जो देखने में होता है वो इस तरह का होता है कुछ। ये देखिए, पायरोमीटर में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टच करके हम टेम्परेचर नहीं नापते हैं। पायरोमीटर से टेम्परेचर नापने के लिए रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। जो रेडिएशन सन से आ रहे होते हैं इस तरह से, ये रेडिएशन किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने सन माना है, तो उनको एक लेंस से मैग्नीफाई कर लिया जाता है और एक डिटेक्टर थर्मोकपल होता है जो जनरली बिग ब्लैक सरफेस होता है और वो इस सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है और आगे वाली डिवाइस लाइक ये एमीटर हो सकता है और ये रीडिंग दिखा देता है। तो पायरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कम्प्लीटली रेडिएशन बेस्ड है, हॉट बॉडी से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हमें रीडिंग बता देती है। इसमें किसी भी तरह का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। बाकी प्रतिरोध तापमापी और गैसीय तापमापी में ये अलग तरह की डिवाइस हैं, ये इतने हाई टेम्परेचर को नहीं नाप सकती हैं। ये पायरोमीटर से सिर्फ सन का ही टेम्परेचर नहीं, कुछ ऐसी भट्टियाँ होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या फिर कुछ ऐसे तारे हो सकते हैं या जहाँ पे भी टेम्परेचर 5000, 6000, 10,000 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसे टेम्परेचर को नापने के लिए इस पायरोमीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पायरोमीटर। आई होप आप पायरोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको भी ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके निगमन के लिए मिला। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके निगमन के लिए मिला। तो आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी भी दी थी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया था। लेकिन जो इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था वो इनकी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए नवाजा गया था। आइए जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम बड़ी ही आसान भाषा में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे आज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं होता, जब किसी धातु की सतह पर कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि अल्फा रे हुई, एक्स रे हुई, पराबैंगनी रे हुई, इस तरह से डाली जाती हैं। ठीक है, किसी उस पर डालेगी और उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे। उससे क्या एमिट होने लगे? इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे। यानी कि जब ये इस तरह के विकिरण किसी मेटल पर डाले गए और वो मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने लगे, तो इस सारे के सारे फिनोमेना को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये आसान भाषा में हमने समझ लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इससे ज़्यादा आपके लिए जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होगा। शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होगा? सुचालक होगा, कुचालक होगा, प्रतिरोध होगा या अर्धचालक होगा। तो सबसे पहले हम सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को समझ लेते हैं क्या है, तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से वो आप सारे कर पाएंगे। आप मेरी बात को समझ लीजिए। पहली चीज होती है सुचालक। सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। विद्युत धारा के प्रवाह को समझने के लिए हम समझते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं? वो सारे के सारे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मूव करेंगे और उनके मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहते हैं। ठीक है,
बाकी डिटेल में हम किसी और लेक्चर में चालक, अर्धचालक और कुचालक पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें हम डिटेल में सारा कुछ कवर कर लेंगे। फिलहाल आप यही समझ सकते हैं छोटी सी बात कि सुचालक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, यानी कि जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। दूसरा होता है कुचालक। कुचालक वो होता है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सकती हो, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, इस तरह के सब्सटेंस जो होते हैं कुचालक होते हैं। तीसरे नंबर के आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जब इनमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जब टेम्परेचर को राइज किया जाता है उस समय पे ये बन जाते हैं चालक, यानी कि सुचालक। जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, रूम टेम्परेचर होता है, डाउन होता है, तो ये बन जाते हैं हमारे कुचालक। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनको अर्धचालक कहते हैं, यानी कि चालक भी होते हैं कब, जब टेम्परेचर हाई हो, और कुचालक भी होते हैं जब टेम्परेचर लो हो। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिलिकॉन अर्धचालक के एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन था हमारा ये, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होगा। तो ताप कैसा है, 0 केल्विन, यानी कि लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे किस तरह से काम करेगा, ये करेगा कुचालक की जगह काम। तो यहीं पे एक टेम्परेचर दिया होता, एक ज़्यादा टेम्परेचर दिया होता तो ये सुचालक बन जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म के नाम से ही हमें पता चल रहा है थर्म रिलेटेड होता है उष्मा से। तो ये किसका यूनिट हो जाएगा, उष्मा का। एक थर्म इक्वल टू होता है 1 लाख ब्रिटिश यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, एक थर्म का मतलब होता है 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला था नहीं। निम्न में से किसमें संवहन होता है, निम्न में से किसमें संवहन होता है। तो संवहन को समझते हैं क्या होता है, संवहन को समझते हैं क्या होता है। देखिए 3 चीज होती हैं जब भी कोई हीट, संवहन को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, CONVECTION, कन्वेक्शन। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों टर्म किससे रिलेटेड है, हीट की ट्रांसफॉर्मेशन से। यानी कि मेरे पास अगर ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी, इन दोनों को टेम्परेचर अलग अलग है, तो इनको साथ मिलाया जाए तो क्या होगा, ज़्यादा वाली का टेम्परेचर कम वाली की साइड जाने लगेगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो जब भी किन्हीं 2 बॉडी, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ए और बॉडी जो 2 डिफरेंट टेम्परेचर की हैं उनको आपस में मिलाया जाता है तो ज़्यादा वाली का टेम्परेचर कम वाली की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल किस तरह का है। अगर ये दोनों की दोनों सॉलिड बॉडी हैं, यानी कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड बॉडी से सॉलिड बॉडी के बीच हो रहा है, तो उसको तो कहते हैं हम कंडक्शन। उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन 2 ठोस वस्तुओं के बीच हो रहा हो तो वो होता है कंडक्शन। लेकिन हमें क्या दे रखा है, कन्वेक्शन, समबहन। बहन मतलब बहना, और बहती क्या है, तो पानी बहता है, द्रव बहते हैं, और दूसरी गैस बहती है। तो यानी कि जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन 2 बहने वाली चीजों के बीच हो, यानी कि 2 बहने वाली चीजों के बीच, किसके, द्रवों की और गैसों के, तो वहां पे क्या होता है, संवहन। और जब 2 सॉलिड बॉडी के बीच हो तो क्या होता है, कंडक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन होता है जब 2 बहने वाली चीजों के बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा काइंड होता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में कोई भी मीडियम जरूरत नहीं होता, इसमें रेडिएशन से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सवाल था हमारा कि निम्न में से संवहन किसमें होता है। तो संवहन किसमें होता है, केवल द्रवों और गैसों में, क्योंकि बह सकती हैं द्रव और गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तक हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को भी समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ। कंडक्शन जब 2 सॉलिड बॉडी के बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, कंडक्शन। कन्वेक्शन यानी कि संवहन वो जब 2 बहने वाली चीजों के बीच, यानी कि गैसों के और द्रवों के बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, वहां पे संवहन होता है। रेडिएशन में कोई मीडियम जरूरी नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, एक ज़्यादा हो गया। निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। ध्वनि के वेग को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ। ध्वनि क्या होती है, वास्तव में ध्वनि को समझने के लिए ध्वनि को समझ लेते हैं। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्या है, एक तरह की वाइब्रेशंस है। हमने मुंह से कुछ बोला
एयर के मोलिक्यूल से वो टकराया और वाइब्रेशन इस तरह से घूम करके हमारे कान तक पहुंचा। हमारे कान ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और माइंड तक भेजा, हमारे माइंड ने पहचान लिया क्या है। तो एक्चुअली ध्वनि को चलने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो मीडियम जितना ज़्यादा घना होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा होगी। बस याद रखना है, मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितना ज़्यादा घना होगा, ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल इसमें किसमें सबसे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा इनमें घना है इस्पात, उसके बाद लकड़ी, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होगी ध्वनि की? इस्पात में। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश का रंग डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो होती है आवृत्ति यानी कि एन, और दूसरी होती है लैम्डा यानी कि तरंगदैर्ध्य। तो प्रकाश का रंग इन दो ही चीज़ों से डिफाइन किया जा सकता है। प्रकाश के रंग का संबंध फ्रीक्वेंसी से, उसकी आवृत्ति से और उसकी तरंगदैर्ध्य से। जिस रंग की तरंगदैर्ध्य जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा ही दृश्यशील होगा। जैसे लाल रंग की तरंगदैर्ध्य 700 nm के आसपास होती है तो वो ज़्यादा दृश्यशील होता है, इसलिए सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। और बैंगनी रंग की 400 nm के आसपास होती है। ठीक है, तो ये जो बैंगनी बना, रेड बना, ये इस तरंगदैर्ध्य के हिसाब से ही बना है। तो तरंगदैर्ध्य इस ऑप्शन में है नहीं। दूसरा मैंने क्या बताया था? आवृत्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आवृत्ति। अगर आपको तरंगदैर्ध्य मिले ऑप्शन में कहीं तो तरंगदैर्ध्य भी लगा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इससे पहले समझ लेते हैं परिदर्शी या पेरिस्कोप होता क्या है। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमें इसको देखना है और हम खड़े हैं यहाँ पे। हम कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारी आँख है। तो इसको देखने के लिए क्या बनेगा? एक इस तरह की डिवाइस बनाई है, इसमें ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना दिया है कुछ इस डिवाइस को। इसी डिवाइस को कहते हैं पेरिस्कोप, इसी डिवाइस को कहते हैं पेरिस्कोप। और हम दो चीज़ें जरूर जानते हैं। पहली, लाइट सीधी रेखा में चलती है, और दूसरी चीज़ ये कि कोई चीज़ हमको तब दिखेगी जब उस पर लाइट पड़ के और टकरा के हमारी आँख तक आए। जब कोई लाइट की रेज किसी वस्तु टकराए, पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक आएगी तब हमें वो चीज़ चमकेगी। तो इस वस्तु को दिखने के लिए इस पे जो सन की लाइट पड़ी है वो हमारी आँख तक आनी चाहिए। तो इसमें यही होता है, यहाँ से लाइट की रे परावर्तित होके यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं। इसमें इस तरह से एक मिरर लगा दिया, ये नीचे की साइड हो जाती है परावर्तित, फिर से ये यहाँ से परावर्तित हो जाती है इस साइड में। तो इस तरह से जिसमें 2-2, 3-3 बार परावर्तन हो रहा हो, इस तरह के डिवाइस को बोलते हैं पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप सिद्धांत करता है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। हमने देखा था अभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो तरणताल को समझने के लिए और मरीचिका वाले क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमें नेचुरली पता है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लेकिन हमें एक चीज़ और पता है कि लाइट डिपेंड करती है किसी माध्यम की डेंसिटी पे। अगर माध्यम घना है और नीचे हल्का है तो अभिलंब से दूर या पास हटती रहती है रे। ठीक है, तरणताल वाले केस में क्या है? ऊपर क्या है? एयर है, नीचे क्या है? यहाँ ये पानी है, नीचे ये पानी है। तो होगा क्या, दोबारा बना देता हूँ मैं डायग्राम। ये मान लो अभिलंब है इमेजिनरी, ये ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन है। तो ये नीचे जैसे पानी में यहाँ से नीचे जाएगी तो ये थोड़ा सा दूर हटेगी इससे, वापस से तली से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो ये वापस इसी रेखा में ना जाकर थोड़ी सी ऐसे जाएगी, ऐसे जाके इस तरह से तब घूमेगी, तब ह्यूमन आई तक पहुँचेगी। तो जो आँख इस पॉइंट पे आदमी बैठा हुआ देख रहा है उसको ये आभास होगा कि तली यहाँ पे ना होके वो तो ये सोचेगा कि प्रकाश की रे यहाँ से आ रही है, तो वो सोचेगा कि तली कहीं यहाँ जाके इस सामने है। ठीक है, तली कहीं यहाँ जाके यहाँ है सामने। तो उसको ऐसा आभास प्रतीत होगा कि जिस ऑब्जेक्ट से ये रे टकरा के आ रही है वो यहाँ पे ना होके वो यहाँ पे है। ठीक है, और ये हुआ किसकी वजह से? सरल और विरल माध्यम की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअल में? यहाँ पे हो रहा था अपवर्तन। तो ये सारा अपवर्तन के कारण है। ये जो लाइट की रेज
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए अपने रास्ते से थोड़ी सी हटी ना, इसको बोलते हैं अपवर्तन। और परावर्तन बोलते हैं जब पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट आए। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन ये आप समझ गए होंगे। तो तरणताल की वास्तविक गहराई से जो तरणताल की एक्चुअल डेप्थ है उससे वो कम का दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? वो दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि एक गिलास की पेदी में रखा हुआ सिक्का हमें उसकी तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण भी अपवर्तन ही होता है। सेम क्वेश्चन है, कोई लाइट की रे सरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होती है, तो इस वजह से उसमें अपवर्तन हो रहा होता है, जिस वजह से हमें वो आभासी रूप से ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मिर्चिका वाला। मिर्चिका वाला क्वेश्चन भी आपने बहुत सुना हो, इसे अंग्रेजी में मिराज कहते हैं। मिराज कैसे बनती है आइए इसको भी समझते हैं हम लोग। मिराज बनने के लिए देखिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान है, ये मिस्टर भोलू राम है, ये रेगिस्तान में खड़े हैं, ड्राइंग थोड़ी गंदी है, डोंट माइंड, और ये पेड़ खड़ा है। ठीक है, ये पेड़ है, भोलू को यहाँ से डायरेक्ट पेड़ नहीं दिख रहा है, लेकिन पेड़ दिखने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि सन की रेज, ये सन है, सन की रेज इस पे पड़े, वापस से रिफ्लेक्ट होके इसकी आंख तक आए, तभी हमें पेड़ दिखेगा। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, गर्मी वाली जगहों पर दोपहर में गर्मी में वायुमंडल में बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, और वो सारी की सारी लेयर क्या होती हैं, कुछ डेंस होती हैं, कुछ कम डेंस होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं। तो ये जो लेयर है इसको नीचे आना चाहिए था सीधे, लेकिन ये टकरा के नीचे नहीं जाती, ये क्या होती है, यहाँ तक नीचे आई, यहाँ तक नीचे आई, फिर से सघन विरल माध्यम की वजह से ऊपर हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। एक टाइम ऐसा आता है ये रे यहाँ आके नीचे और ये ऊपर की साइड को घूम जाती है, ऊपर की साइड को घूम जाती है, यानी कि यहाँ तक तो हो रहा था इसमें, ये इस तरह से यहाँ तक तो हो रहा था इसमें अपवर्तन, इसके बाद हो जाता है इसमें पूर्ण रूप से परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक आंतरिक कोण होता है, क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण की लिमिट पे जब अपवर्तन पहुंच जाता है उसके बाद पूर्ण आंतरिक वो हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हुआ इसमें अपवर्तन, और इसके बाद हो गया इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो इंसान यहाँ खड़ा है उसको क्या लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है, तो इसको ये पेड़ की अनुभूति नीचे होगी कि पेड़ ऊपर नहीं है नीचे है। ये पेड़ का एग्जाम्पल लिया है। मान लो कोई और चीज है जो पानी जैसी है, तो वो ऊपर ना चमक के उसको नीचे चमकेगा पानी सड़क पे, और जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे आभासी पानी भी आगे चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं मरीचिका, या अंग्रेजी में कहते हैं मिराज। आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये बहुत सारी आपकी नॉलेज गेन हुई होगी, और आपको ने जो पढ़ा है वो रिबूस्ट भी हुआ होगा, रिमाइंड भी हुआ होगा। आइए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जल्दी से ये बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू।